अलावा मुझे हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज के चंद अहम मुद्दात और सवालात। एक तो गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शंस के हवाले से बात करेंगे कि क्या जीबी इलेक्शन में प्री पोल धांधली हो रही है, कोई रिगिंग हो रही है वहाँ पे प्री पोल, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जिसके सबरा वो भी जीबी में मौजूद थे और उन्होंने भी प्री पोल धांधली का जिक्र किया। तो क्या वजह है कि ना सिर्फ हुकूमत के जो सियासी मुखालिफ हैं वो बल्कि हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी नून लीग पर प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में फेवरेट कौन है, नून लीग, तहरीक इंसाफ या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी? इस सवाल का जवाब लेने की आज कोशिश करेंगे। कुछ बात खैबर पख्तूनख्वा की करेंगे जहां पर तब्दीली एक बार फिर सरगर्म अमल नज़र आती है और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जिनके ओहदे संभालने की गालिबन अगले ही दिन से उनके तब्दील हो जाने की बातें हो रही थीं, बल्कि यहाँ तक कि नून लीग ने तो इनके नाम पर पहले ही रेड काटा लगा दिया था, रेड क्रॉस लगा दिया था कि ये बन ही नहीं सकते वज़ीर आला, लेकिन वो बन गए और वज़ीर आला बनने के बाद अगले ही दिन से उनके हटाए जाने की बातें शुरू हो गई थी। सो अब जबकि ये एक बड़ी सॉलिड डेवलपमेंट सामने आ रही है, खैबर पख्तूनख्वा में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर उसको लीड कर रहे हैं, तो एक बार फिर अली अमीन गंडापुर और सुहेल आफरीदी आमने सामने आ गए हैं। जीत किसकी होगी? क्या जो कमेटी तश्कील दी गई है कि इन इख्तलाफात को ख़त्म करें वो कमेटी कामयाब होगी या फिर वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का जो उनकी मुद्दत मियाद है वो ख़त्म हो जाएगी? इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। बजट की आमद है और बजट के आने के साथ ही नून लीग का जो मुआशी नाकामियाँ हैं गुज़श्ता 2 साल की वो एक बार फिर खुल के सामने आ गई हैं। तो क्या इस बजट के ज़रिए नून लीग अपने पुरानी मुआशी नाकामियों को कवर अप करने की कोशिश में कामयाब हो जाएगी या नए बजट के बाद अवाम मज़ीद बोझ तले दब जाएंगे, जो पहले ही महंगाई के और मईशत के ना चलने के बोझ तले दबे हुए हैं? इस पर बात करेंगे। इसके अलावा एक और बहुत अहम टॉपिक है बलूचिस्तान के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान से हमने शुरू किया, केपी की हमने बात की, विफाक की हमने बात की, बलूचिस्तान में हम बात करेंगे कि वहाँ पे दहशतगर्द किस तरह से नौजवान मासूम बलोच ख़वातीन को रिक्रूट कर रहे हैं, रिक्रूट करने से पहले कैसे उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं, और ये तमाम जो प्रोसेस है ख़वातीन को इस्तेमाल करना, उनका इस्तेहसाल करना, ये ना तो किसी मुसलमान रिवायत का हिस्सा है, ना किसी बलोच रिवायत का हिस्सा है, बल्कि सबसे बढ़ के इंसानी रिवायत ही नहीं है, अखलाकी रिवायत ही नहीं है ऐसी कोई। लेकिन ये दहशतगर्द ना ये किसी इंसानियत को मानते हैं, ना किसी मज़हब को मानते हैं, ना किसी रिवायत रिवाज, ना किसी इलाके को, ना किसी तहजीब को। इनके नज़दीक इनका दीन ईमान सिर्फ पैसा होता है और मासूम जानों के साथ खेलना, चाहे वो बलोच ख़वातीन हों, चाहे वो दीगर मासूम जाने हों जिनको ये शहीद करते हैं। तो कुछ अहम हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे कि BLA और ख़ास तौर पर बलोच यकजहती कमेटी उसके सामने आने के बाद से किस तरह से बलोच ख़वातीन का इस्तेहसाल और उनका इस्तेमाल दहशतगर्द कार्रवाइयों में बढ़ गया है। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिबेट डिस्कशन क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मुझे सबसे पहले कर रहे हैं विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं इत्तलात और नशरियात के और नून लीग के मरकज़ रहनुमा हैं बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर दानियाल साहब, शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। सबसे पहले GB इलेक्शन की जरा बात कर ली जाए। वहाँ पे PTI को शिकवा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। असद कैसर मिसाल के तौर पर उनको फ्लाइट पे उनकी फ़्लाइट को टेक ऑफ करने से रुकवा दिया गया, उनको फ़्लाइट बोर्ड करने से रुकवा दिया गया। जबकि दूसरा जब हम देखते हैं कि नवाज शरीफ के लिए स्पेशल NOC जारी हो रहा है, वो कल जा रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान। बिलावल भुट्टो आज GB में मौजूद थे, अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे। तो एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ इस किस्म का सलूक के उनके लीडर्स को जाने ही नहीं दिया जा रहा और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ओपन फील्ड है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर GB के इलेक्शन भी ये बिल्कुल वही सूरत हाल नजर आती है जो शिकवा PTI को 2024 के इलेक्शन में भी था। तो क्या GB का इलेक्शन भी फिर मुतनाज़ा ना हो जाएगा? पर्सनल जो इम्पोर्टेंट लीडर तो नहीं है जिनको GB के लोग जानते हों या उनके जाने से कोई कैंपेन का फर्क पड़े ना। उनकी कोई फ्लाइट डिले कराएगी ना उनको रोका गया। तो बंदा खुद लेट हो और अपनी लेट की और अपनी नाकामियों और बैड मैनेजमेंट को किसी और के ऊपर डाले तो दैट्स नॉट आवर प्रॉब्लम। इसको बड़ा कैटेगोरिकली प्रूव भी किया गया और इस चीज़ को देखा गया जिसमें कोई हकीकत
के ऊपर ये बात मबनी नहीं है। जब क्योंकि आपके सिक्योरिटी इश्यूज हैं, चीज़ें हैं, एक नॉर्मल सिक्योरिटी से थोड़ी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी है एयरपोर्ट की, थोड़ा आपको टाइमली आना पड़ता है। ये थोड़ा जो इनका शायाना माइंडसेट है, जो फ्लाइट से 20 मिनट पहले निकलना या 1 घंटा पहले निकलना और 10 मिनट पहले टेक ऑफ से पहुंचना, अगर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स पूरे ना हो तो आई थिंक इट वाज नॉट ओनली हिम, देयर वर अदर कार्स अहेड ऑफ हिम और अदर प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से इनको वो हुआ। जहां तक लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है जी, देखिए इनकी शुरू से कहानी है मैं ना मानी। जहां भी इनको अपनी मर्जी पूरी नहीं होगी तो कभी वो धांधली की बात करेंगे, कभी कहेंगे कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, कभी कहेंगे कि हमारे साथ ये किया जा रहा है, कभी प्री पोल रिगिंग और कभी पोस्ट पोल रिगिंग की बात करेंगे। बट दैट इज हू दे आर, दे नीड टू लर्न दैट पीपल ऑफ पाकिस्तान हैव अंडरस्टूड कि वो जलाओ गिराओ तफरीक और गांधी के बयानिए के साथ नहीं खड़े हुए। और अगर खड़े होते, ये साथ होते, तो लोग आज निकल कर इनके साथ खड़े होते, इनके कहने पे जलाओ गिराओ कर आते, तफरीक की बात जो करते थे, नफरत की बात करते थे, जो आग लगाने की बात करते थे, लोग शायद वो सारा कुछ कर रहे होते। इवन दो दे ट्राइड देयर utmost बेस्ट, इनफैक्ट उन्होंने बड़ी अपनी एफर्ट पुट की कि पाकिस्तान की यूथ को खराब किया जाए, इनको एक्सप्लॉइट किया जाए, पाकिस्तान के लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाए, नफरत की जो बीज है उनको बोया जाए, अपने बच्चों को मैकडॉनल्ड्स और KFC खिलाया जाए और लोगों के बच्चों को कहें कि सर पे कफन बांध कर आप पाकिस्तान के ऊपर हमला करो। But people have disregarded all those things that they've been saying in previous years और पाकिस्तान जो है मजबूत तरीके के साथ यकजुबान होकर इकट्ठे खड़ा हुआ है और पॉलिटिकल जमातें ही इंशाल्लाह इस स्पेस को फिल करेंगी, ना कि वो जमातें जो बसातियों पर आई, बसातियों के सहारे पर आई, बसातियों की मुंतजिर हैं और टेस्ट ट्यूब मॉन्स्टर्स हैं। ठीक है बैरिस्टर साहब, ये तो अपने अपने सियासी मुखालिफ के हवाले से आपने बात कर दी, लेकिन जो आपके इत्तेहादी हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने भी आज शिगर में जो जलसा किया वहां पे उन्होंने प्री पोल रिगिंग का इल्जाम लगाया, फॉर्म 45 का, फॉर्म 47 का ताना दे दिया आपको। वो तो विफाक में आपके इत्तेहादी हैं, तो सिर्फ आपके सियासी मुखालिफी ने नहीं बल्कि आपके जो सियासी इत्तेहादी हैं वो भी प्री पोल रिगिंग का शिकवा जो है और उसका जो शकूक है उसका इजहार कर रहे हैं। साथ ही बिलावल ने एक और बड़ी अहम बात की, उन्होंने कहा जी विफाक चाहता है, नून लीग चाहती है कि कराची और गवादर को इस्लामाबाद से चलाया जाए, ऐसा नहीं होने देंगे। तो क्या नून लीग ने कोई ऐसी बात की है पीपल्स पार्टी से कि कराची और गवादर को विफाक के हवाले कर दिया जाए? साथ ही बिलावल ने कहा कि अगर कोई तरमीम आई तो उसमें GB भी शामिल होगा। तो ये किस तरफ हिंट है फिर बिलावल का? देखिए, हम एतहादी जो है ना वो इस्लामाबाद की हद तक हैं। जब आपके जोश खिताबत में आपने लोगों को भी जज्बात में लाना पड़ता है, आपको तकरीरें भी करनी पड़ती हैं, बाज़ दफ़ा हकीकत के ऊपर मबनी नहीं होती, लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ता है, तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो हैं अपने डिफरेंसेस के ऊपर कैपिटलाइज करते हैं और जब इत्तेहाद में बैठे होते हैं तो अपनी जो सेम पेज है उसके ऊपर कैपिटलाइज करते हैं। दैट इज हाउ पॉलिटिकल पार्टीज एंड पॉलिटिकल सिस्टम वर्क्स। तो वो उसी चीज को आगे लेकर चल रहे हैं और उनके सियासी हक है, उनकी फील्ड है, जहां जिस तरह की वो बात करना चाहें अपने लोगों को, अपने वोटर्स को मोटिवेट करने के लिए, ही इज द राइट टू डू सो। और मेरे सवाल का दूसरा हिस्सा कि उन्होंने कहा कि जी नून लीग विफाक चाहता है कि कराची और गवादर को विफाक से चलाया जाए, इस्लामाबाद चलाया जाए, ऐसा नहीं होने जाएगा और अगर कोई तरमीम आई तो GB भी उसका हिस्सा, GB में भी GB के बारे में भी बात होगी। देखें, पीपल्स बिलावल साहब जो है क्योंकि वो पार्टी हेड है और बहुत सी चीज़ों का उनको बाज़ दफ़ा हिंदिया होता है और बाज़ दफ़ा हेयरसे के ऊपर बिलीव करते हैं। मी बीइंग ए पार्टी स्पोक्स पर्सन कि मैं बड़ा क्लियर एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस चीज़ के ऊपर बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करती है कि कोई भी चीज़ ऐसी आए जो मुतनाज़ हो तो उसको फ्लोर ऑफ द हाउस के ऊपर पास रखेंगे, अपने पार्लिमानी लोग उसके ऊपर डिबेट करेंगे और पार्लियामान अग्री करेंगे तो उसको आगे लेके जाएंगे। ऐसी कोई चीज कभी भी हम नहीं करेंगे जिसमें हमारी जो सपोर्टिंग एलाइड पार्टीज हैं उनको हम नाराज करें। तो गोया बैरिस्टर दानियाल, आप कह रहे हैं कि नून लीग की ऐसी कोई सोच नहीं है या ऐसी कोई कोशिश नहीं है कि कराची गवादर विफाक की तरफ आए या विफाक इनको ऑपरेट करे? नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि आई एम नॉट प्रिवी टू ऑल दीस थिंग्स जो बिलावल साहब कह रहे हैं। ही इज द हेड ऑफ द पार्टी, ही वुड हैव मोर नॉलेज, लेकिन अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो सामने आएगी और उसके ऊपर डिबेट होगी। एज ऑफ नाउ अच्छा ठीक है, चलें कुछ बात KP के हवाले से आपसे कर लूँ मैं। KP में बात हो रही है तब्दीली की, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तब्दीली की, तो नून लीग इस हवाले से क्या चाहती है? क्योंकि सुहेल आफरीदी के इलेक्शन से पहले ही, उनके वज़ीर आला बनने से पहले ही आप लोगों ने उन पर तो एक रेड क्रॉस लगा दिया था कि जी ये बन ही नहीं सकते वज़ीर आला। उसके बाद से मुस्तकिल चपकलिश जारी है विफाक की सुहेल आफरीदी के साथ। तो क्या आप क्या समझते हैं कि ज़रूरत है KP में सुहेल आफरीदी चेंज किए जाएँ?
देखिए सोहेल अफरीदी हो, अलिफ हो या बे हो, एक चीज आई थिंक जो केपीके की जरूरत है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रीबिल्डिंग है, उनके लोगों की आवाज बनना है, उनकी महरूमियों से उनको निकालना है। अगर उसके लिए इस जमात के खिलाफ फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर एक अच्छा और गैर मुतनाज़ चीफ मिनिस्टर आ सकता है तो वाई नॉट। आई थिंक ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड प्ले देयर रोल। वहाँ के जो लोग हैं उनको इस दहशतगर्दी से, इनकॉम्पिटेंस से, नाअहली से, बैड मैनेजमेंट से निकाला जाए, उनको इस अजाब से निकाले। वहाँ के लोग जो है एक नॉर्मल जिंदगी बसर करने का तरीका देख सकें और उनको पता हो कि हाउ प्रोविंसेस आर रन एंड हाउ डेवलपमेंट इज डन। ये उनकी नाकामियां, नाअहलियां जो है वो पूरी कौम उसे सफर करती है, पूरा मुल्क सफर करता है, पाकिस्तान सफर करता है। सो आई थिंक एनी पॉसिबिलिटी for a better government, any possibility for a government that will speak for the people, by the people, and will strengthen the, will strengthen the institutions within the province. I think उसको आना चाहिए rather than सिर्फ वो एक बंदा या जमात लेकिन बैरिस्टर साहब, जिन नाअहलियों का, नाकामियों का, इनकम्पिटेंस का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो रिफ्लेक्ट अपॉन कर रही हैं, ये बातें हो रही हैं नून लीग के बारे में भी, क्योंकि बजट की आमद है और नया बजट जब भी आने लगता है तो पिछले बजट की खामियां या पिछले चंद सालों की हुकूमत की खामियां वो खुल के सामने आ जाती है। मिसाल के तौर पर गैर मुल्की सरमायाकारी 400 मिलियन से कम होकर पिछले एक साल में 200 मिलियन तक, उससे भी कम हो गई है। तो आपके दौरे हुकूमत में गैर मुल्की सरमायाकारी कम हो गई, 25 से 30% जो लोग हैं वो खतरे गुर्बत से नीचे चले गए, इंडस्ट्री आपकी बैठ गई, ज़राअत आपका उसका भट्टा बैठ गया आपकी हुकूमत के दौरान, मईशत चल नहीं पा रही, एक्सपोर्ट्स आपकी ख़त्म होकर रह गई। तो ये जो इनकम्पिटेंस, नाअहलियों का, नाकामियों का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ये तो फिर बजट आने के साथ साथ नून लीग की हुकूमत रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखें, अगर आप नाकामियों, नाअहलियों और वफाक की कारकर्दगी की ऊपर बात करें तो एक आम बंदे की जुबान में अगर मैं इसको करूं कि आपने एक खातून को 1000 रुपया दिया जो घर का बजट चलाती थी, और साथ वाले मोहल्ले वाली ये कह रही है कि देखना इस 1000 रुपए पे ये एक महीना भी गुजारा नहीं करेगी और 4 महीने में ये घर दिवालिया हो जाएगा और ये छोड़ देंगे। तो पाकिस्तान का भी वही हाल था कि इन तमाम अपोजिशन ने, इन जमातों ने कहा कि 24 घंटे, 70 घंटे, 48 घंटे में पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। और वहां से कहानी शुरू होती है और आज हम वी आर डाउन ऑन द थर्ड बजट वेयर पाकिस्तान इज प्रोग्रेसिंग, थिंग्स आर गेटिंग बेटर। स्टेट ऑफ हॉर्मोज और ईरान वॉर को अगर निकाल दे बीच में तो हम हर आने वाले दिन में बेहतरी की तरफ जा रहे थे। लहू लहान पाकिस्तान को हमने इस काबिल कर दिया था कि इट इज रेडी टू टेक ऑफ एंड रन। तो पाकिस्तान ये बहस खत्म होना ही हमारी एक कामयाबी है। डॉलर 2.5 साल से 3 साल से स्टेगनेंट है, आपका पाउंड जो है वो ग्रो नहीं कर रहा, रुपी तगड़ा हो रहा है और हर आने वाला दिन एक बेहतरी की कहानी और दास्तान सुनाता है। तो वी अचीव्ड अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड इंशाल्लाह ये हमारी कामयाबी है। इसी तरह अगर आप कुछ दिन पुराना डॉन का एक आर्टिकल है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर स्पीकिंग ऑन टीवी एज वेल, उन्होंने बड़ा क्लियर कैटेगोरिकल कहा कि वी डू नॉट प्लान टू इम्पोज न्यू टैक्सेस। इनफैक्ट हम टैक्स बैंड को बड़ा करना चाह रहे हैं लेकिन न्यू टैक्सेस को इम्पोज नहीं करना चाह रहे और नई टैक्सेस नहीं इम्पोज करेंगे। तो वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह फाइनेंस डिवीजन दिन रात इस चीज के ऊपर लगा हुआ है। ये 2 साल जो है ये ग्रोथ की हैं, पाकिस्तान की मार्केट को ग्रो करने दिया जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ रियल एस्टेट सेक्टर को बेहतर किया जाएगा, डेवलपमेंट सेक्टर को बेहतर किया जाएगा, आपके प्रोडक्शन सिस्टम को रिलीफ दिया जाएगा। So I think next 2 years are very pertinent and very important where you'll see a progressive Pakistan, a growing Pakistan. आपने पहले पाकिस्तान की माइट देखी, आपने देखा how we've delivered in Marka Haq and Bayan al-Marsoos, और inshallah you'll see the Marka Haq and Bayan al-Marsoos now in the economic sector as well. And inshallah अगले जो कुछ महीने हैं और आने वाले टाइम में आपको ये जो बजट के असरात हैं वो आम बंदे तक ट्रिकल डाउन होते हुए नजर आएंगे। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब आज प्रोग्राम निकालने पे। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अमेरिका ईरान मामलात के हवाले से कुछ गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे यूएस ईरान डील के हवाले से। जितने करीब ये डील नजर आती है उतनी आहिस्ता आहिस्ता दूर होती चली जाती है। एक तो कुवैत पे कुछ हमले हुए ड्रोन के और मिसाइल के, जो कि कुवैत ने नाकाम बना दिए, लेकिन पता नहीं चल सका कि वो हमले कहाँ से हुए हैं। ईरान की बात की जाए तो वहाँ से अमेरिकन मीडिया ने खबर दी कि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान
وہ غالباً استعفیٰ دینے چاہ رہے ہیں۔ ایران کے میڈیا نے اس کی تردید کر دی ہے، امریکی میڈیا اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کئی حقیقت ہے۔ ساتھ میں ایران کی طرف سے رپورٹڈلی یہ بھی سامنے آئی ہے بات کہ امریکہ کی طرف سے ڈیمانڈز بہت irrational ہو رہی ہیں، اور فی الحال ایران امریکہ کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ روک رہا ہے۔ امریکہ کہتا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران فوراً معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ صورتحال جو کہ مسلسل ایک طویل عرصے سے کنفیوژن کا شکار ہے، مسٹرسٹ کی جو خلیج ہے وہ عبور ہوتی نظر نہیں آتی، یہ معاملہ جا کہاں رہا ہے، اسی پر بات کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سردار مسعود خان صاحب، جو کہ پاکستان کے امریکہ میں سابق سفیر رہ چکے ہیں، اقوام متحدہ میں سابق مستقل مندوب رہ چکے ہیں، اور آزاد کشمیر کے صدر رہ چکے ہیں۔ السلام علیکم سردار مسعود خان صاحب، شکریہ پروگرام کے لیے وقت دینے پہ۔ یہ یو ایس ایران معاملہ آپ کو کہاں تک جاتا ہوا نظر آتا ہے؟ ایک بہت مشکل مرحلے میں چلا گیا ہے۔ اصل میں جو ہے امید وابستہ ہو گئی تھی کہ جو مفاہمت کی یادداشت ہے اس کے اوپر دستخط ہو جائیں گے۔ صدر ٹرمپ بھی آمادہ تھے اور ایرانی قیادت بھی اپنی لچک کا مظاہرہ کر رہے تھے، اور پس پردہ یہ تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے۔ کچھ چھوٹے موٹے نقطے تھے جو وہ حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ویسے کوئی وسیع اختلاف نہیں تھا۔ لیکن کچھ اس قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پورے کا پورا سفارتی عمل مخدوش ہو گیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اس نے لبنان کے اوپر اپنے حملے تیز تر کر دیے ہیں اور جنگ کا دائرہ وسیع کر دیا ہے، جو اس کی یک طرفہ جنگ ہے ایک طریقے سے۔ تو وہ لتانی ریور کے پار چلا گیا ہے۔ اس کے بعد ان نے جو صلیبی جنگوں کے دوران ایک بہت بڑا قلعہ تھا جو اس کو بوفورٹ کاسل کہتے ہیں، اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، اور اب جو ہے وہ بیروت کے جنوب میں بھی حملے کرنے والا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پورا لبنان جو ہے وہ حملوں کی زد میں آ جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایران کی اس میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ میں شرط اول یہ تھی کہ یہ پورے کا پورا جو بھی سیز فائر ہے، جنگ بندی ہوگی، وہ کلی ہوگی، جزوی نہیں ہوگی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہوگا کہ لبنان میں جنگ بندی نہ ہو اور صرف جو ہے ایران اور امریکہ کے درمیان ہو۔ جو اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا ایسے بغیر وجہ کے نہیں ہو رہا۔ اسرائیل کو جو ہی یہ پتہ چلتا ہے کہ امریکہ اور ایران جو ہے ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں، یا کوئی معاہدے کے اوپر دستخط کرنے والے ہیں، اپنا ہرموز کے معاملات طے کرنے والے ہیں، یا جو نیوکلیئر ڈیل کے سلسلے میں جو ان کے اختلافات ہیں ان کو کم کر رہے ہیں، تو فوری طور پر جو ہے وہ یا تو لبنان میں اپنے حملے تیز تر کر دیتا ہے، یا اپنی اسرائیلی جو لابی امریکہ میں موجود ہے اسے متحرک کر دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو ان کے حملے ہوئے ہیں ابھی حال ہی میں، جس کا آپ نے ذکر کیا، یعنی کم از کم ایران کا یہ موقف ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے کویت کے اوپر حملہ کیا تھا، لیکن کویت میں امریکن بیس کے اوپر حملہ کیا تھا، جس نے اس کے چشم آئلینڈ اور 2 شہر جو ہیں سرک اور جو ہے کروکن کے اوپر حملے کیے تھے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے جوابی حملے کیے ہیں، اور وہ بھی امریکن بیس کے اوپر ہیں، پر سے کویت کے اوپر نہیں کیے تھے۔ اس کے باوجود جو ہے اپنا ہرموز سے جو ٹریفک ہے، آئل ٹینکرز کی ٹریفک ہے، دوسرے ویسلز کی، وہ جاری ہے، اور دونوں فریقین جو اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ کچھ معاملات ایسے ہیں جو بہت مشکل ہیں۔ مثال کے طور پر ایران نے یہ موقف اختیار کر لیا ہے کہ عمان اور ایران جو ہے ان کی گورننس ہوگی اپنا ہرموز کے اوپر۔ امریکہ ابھی تک اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹول سسٹم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن عمومی طور پر دونوں ممالک جو ہے، نہ ایران جنگ چاہتا ہے، دوبارہ جنگ کا آغاز چاہتا ہے، نہ امریکہ چاہتا ہے، لیکن اسرائیل اس راستے میں رکاوٹ ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے نئی مشکلات پیدا ہو گئی، اور پاکستان کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا ہو گیا۔ جی جواب مکمل کیجئے۔ پاکستان کے لیے نیا چیلنج؟ میں نے کہا پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں۔ نیا چیلنج یہ آ گیا ہے کہ پہلے تو یہ تھا کہ آپ اتنی مشکل سے ان کو ایک دوسرے قریب لائے، اب جو ہے چونکہ ایران نے معطل کر دیا ہے پیغام رسانی یا کمیونیکیشن کا سسٹم، تو اس کو دوبارہ سے بحال کرنے کے لیے بھی ایک پاکستان کو کوشش کرنی پڑے گی۔ ٹھیک، یہ جو ایک ڈیکیڈز کا مسٹرسٹ ہے، اس مسٹرسٹ کی خلیج کو کیا پاکستان پر کروا سکتا ہے؟ کہ جب تک یہ مسٹرسٹ ختم نہیں ہوتا، یا جب تک اسرائیل کی کارروائیاں رکتی نہیں ہیں، تو یہاں یہ سب سے بڑا چیلنج ہے، جس طرح آپ نے خود بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی وضاحت کے ساتھ بتا دیا۔ تو اسرائیل کو کون روکے گا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسٹرسٹ موجود ہے اس خلیج کو پاکستان پھر پر کروا سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں سب سے پہلے میں جو ہے یہ صرف مسٹرسٹ نہیں ہے، یہ ان کی دشمنی ہے امریکہ اور
ایران کی دشمنی رہی ہے، ابھی بھی دشمنی برقرار ہے، یعنی یہ ہم دو دشمنوں کے درمیان مذاکرات کروانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دونوں طرف ایک دوسرے کے خلاف سخت نفرت پائی جاتی ہے۔ ایران کیونکہ ان کی اعلیٰ قیادت کا صفایا کیا گیا، اس کے بعد جو ہے ان کے انفراسٹرکچر کو تباہ کیا گیا، ہزاروں سویلینز مارے گئے۔ آج ہی سینٹ کام نے کہا ہے کہ انہوں نے ایران کے اوپر اس جنگ کے دوران 13,000 حملے کیے تھے۔ اسی طریقے سے ایران نے جوابی حملے کیے، اور اس کی بھی تفصیلات آئی۔ انہوں نے امریکہ کو بڑا نقصان پہنچایا کہ تقریباً BBC کی ایک رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ تقریباً انہوں نے 26 ان کے بیسز جو ہیں پورے مشرق وسطیٰ میں ان کو شدید نقصان پہنچایا ہے، اگرچہ امریکہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور تیاروں کی تعداد بھی بہت زیادہ بتا رہی ہے۔ جو امریکہ کے جو بہت سوفسٹیکیٹڈ ایئر کرافٹ تھے ان کی تباہی ہوئی ہے، کوئی تقریباً وہ میرا خیال ہے کہ ان کی تعداد جو بتا رہی ہے وہ 40 کے قریب ہے۔ کچھ ایرانی تو بعض جو ہے وہ 200 کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ، لیکن جو وہاں انڈیپینڈنٹ ذرائع ہیں امریکہ کے اندر وہ بھی جو ہے یہ ان نقصانات کو گنوا رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ اصل میں جو اس میں دو ایسے فریق ہیں جن کا بہت واضح طور پر نام نہیں لیا جاتا، یعنی یہ مذاکراتی عمل میں ایک اسرائیل ہے واضح طور پر، لیکن جو ہے اسرائیل کسی صورت میں یہ جنگ بندی نہیں چاہتا، اور خاص طور سے اس جنگ بندی، اگر یہ جنگ بندی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، امریکہ کا یہ مذاکراتی عمل جو ہے پاکستان کے ذریعے ایران سے جاری ہے، تو اس کے قبر کو استعمال کرتے ہوئے وہ جو ان کے گریٹر اسرائیل کے منصوبے ہیں، یعنی جو ارد گرد وہ ایک پٹی بنانا چاہتے ہیں، یعنی ان کا غزہ کے اوپر قبضہ ہے، اس کے 65% علاقے کے اوپر قبضہ ہے، مقبوضہ فلسطین کو وہ اسرائیل کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، شام کے گولان ہائٹس کے اوپر انہوں نے قبضہ کیا ہوا، اور اس کے بعد لبنان کا جو ہے پورے کا پورا سدرن پارٹ جو ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ تو یہ کہ جو ایک ان کی سیکیورٹی کی پٹی ہے وہ اپنے ارد گرد اسے مضبوط کر رہے ہیں، اور دوسرا انہوں نے جو دوسرے فریق جس کا ذکر نہیں کیا جاتا وہ خلیجی ریاستیں ہیں۔ وہ یعنی جب یہ جنگ کا آغاز ہوا تو امریکہ نے، یہ بھی ان کے حلیف ہیں، بہت قریبی حلیف ہیں، اور یہاں دے ہوسٹ سو مینی بیسز، امریکن بیسز، ان سے پوچھا بھی نہیں گیا، اور وہ اس حملے کی زد میں آئے۔ تو اب جو پوسٹ وار ہے، اگر ہو جاتا ہے کسی قسم کا کوئی سمجھوتا ہو جاتا، تو پوسٹ وار جو ہے، جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر ہے، اس میں گلف کے مستقبل کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے۔ اور اس میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسرائیل نے بڑی کامیابی سے ایک نئی سیکیورٹی ریالٹی پیدا کر دی ہے، جس میں اس نے خلیجی ریاستوں کو بھی آپس میں تقسیم کر دیا ہے، اور پھر جو ہے مشرق وسطیٰ، براڈر مشرق وسطیٰ جو ہے اس کو بھی تقسیم کیا ہوا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ یعنی خلیجی ریاستوں میں، خاص طور سے اس میں UAE سر فہرست ہے، وہ علی اعلان اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے۔ تو اس وجہ سے صورتحال بہت الجھ گئی ہے۔ آپ دعا کیجئے کہ پاکستان کی جو کوشش تھی، جو کامیابی کے بالکل قریب تھی، وہ دوبارہ سے کامیابی کی طرف گامزن ہو، کیونکہ ورنہ جو ہے کہ یہ جو عالمی بحران ہے یہ بہت شدید تر ہو جائے گا۔ عالمی منڈیوں میں جو ہے یہ کوہرام جو مچا ہوا ہے یہ بھی بہت زیادہ خطرناک۔ بہت شکریہ سردار مسعود خان صاحب اس زبردست انالیسس اور زبردست طریقے سے بیان کرنے کے لیے کہ صورتحال کہاں پر ہے اور کہاں تک جا سکتی ہے بٹوین US اینڈ ایران، اور پاکستان کا اس میں اسٹیک کتنا بڑھ سکتا ہے یا کتنا زیادہ تشویشناک ہو سکتا ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں جی پروگرام میں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اس مدعے کے حوالے سے اور کچھ دیگر اہم مدعات کے حوالے سے کچھ مزید سوالات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک۔ US ایران ڈیل کے حوالے سے کچھ دیگر اہم مدعات ہیں، مثال کے طور پہ جیسے کہ ہم نے انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ بلوچستان میں دہشت گرد کس طرح سے معصوم بلوچ خواتین کو استعمال کر رہے ہیں، ان کا استحصال کر رہے ہیں، ان کو برین واش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ یہ ٹرینڈ اس وقت سے دیکھنے میں سامنے آیا ہے کہ جب سے BYC کا بلوچ یکجہتی کمیٹی نام نہاد، بلوچ یکجہتی کمیٹی، اس کا نام تو BYC ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کا نام تو کوئی TYC ٹیررسٹ یکجہتی کمیٹی ہونا چاہیے تھا، ناٹ بلوچ یکجہتی کمیٹی۔ بہرحال تو یہ ٹرینڈ سامنے آیا ہے کہ BYC کے وجود میں آنے کے بعد کہ بلوچ خواتین کا استعمال اور ان کا استحصال دیکھنے میں آیا ہے۔ لیکن پہلے بات ہوگی US ایران ڈیل کے حوالے سے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ السلام علیکم سر، شکریہ وقت دینے کے لیے۔ جتنا قریب یہ مذاکرات اور یہ ڈیل ہوتی ہوئی MOU ہوتا ہوا نظر آتا ہے، انیشل فریم ورک، اتنا ہی پھر کوئی نہ کوئی خلیج درمیان میں آ جاتی ہے۔ ابھی توقع کی جا رہی تھی کہ غالباً اسی ہفتے کے دوران، غالباً حج کے موقع کے بعد کوئی معاہدہ طے پا جائے،
प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि बस हम मुआहदे के बहुत करीब हैं। वो कहते हैं कि ईरान बेताब है। ईरान की तरफ से आज खबर आई है कि अमेरिका की तरफ से मुतालबात बहुत बेजा हो गए हैं, इर्रेशनल हो गए हैं। वो फ़िलहाल पैगामात का तबादला रोक रहा है अमेरिका के साथ। कुवैत पे हमले हो जाते हैं, लबनान पे हमले हो रहे हैं। सारी सूरत हाल में आपको ये डील, ये MOU, ये इनिशियल फ्रेमवर्क, इंटरिम एग्रीमेंट, ये कहीं खोता हुआ नज़र आ रहा है? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया खरीदा साहबा, आपने इनवाइट किया। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प तो जैसे सारी दुनिया कह रही है फंस चुके हैं, क्योंकि वो मिलिट्री मीन से वो रिजल्ट हासिल नहीं कर सके जो वो चाहते थे, और जब वो नहीं हासिल कर सके तो एक और प्रेशर, एक काउंटर प्रेशर एक और लॉन्च हो गया उन पर, जो ज़ायनिस्ट और ज्यूश लॉबी है, खासतौर पर नेतन्याहू का जितना प्रेशर है, वो चाहते ही नहीं है ऐसी डील करना। आप वेस्टर्न मीडिया जितना उठाकर देख लें, खासतौर पर अमेरिका में जो प्रो नेतन्याहू मीडिया है, वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव प्रेशर प्रेसिडेंट ट्रंप पर डाल रहा है, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि ऐसी डील करने से ना डील करना बेहतर है। लेकिन जो भी सेम वॉइसेस हैं, मैं आज ही हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक स्टीवन वॉल्ट्स एक प्रोफेसर है, मैं उनका पढ़ रहा था आर्टिकल, और बहुत अच्छा उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपनी मशवरा देना चाहूंगा प्रेसिडेंट ट्रंप को कि कट द कॉस्ट, कट द लॉस, मूव फॉरवर्ड, एक्सेप्ट द डिफीट एंड मेक अ डील। लेकिन बदकिस्मती से प्रेसिडेंट ट्रंप पर एक डुअल प्रेशर ये है कि एक तरफ वो ये उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते कि ताकि ईरान को इंगेज रखें, दूसरी तरफ वो ये परसेप्शन किसी को नहीं देना चाहते, खासतौर पर ज़ायनिस्ट लॉबी को, कि वो कोई फ्रॉम पोजीशन ऑफ कॉम्प्रोमाइज या पोजीशन ऑफ वीकनेस से ये डील करने जा रहे हैं। आपने नोट किया होगा कि पहले जब भी मुज़ाकरात होते थे पाकिस्तान में हुए, उसके बाद फॉलो अप भी हुए, उसका नाम दिया जा रहा था कि हम बहुत क्लोज है, एग्रीमेंट के बहुत क्लोज है, एग्रीमेंट का लफ्ज यूज किया जाता था। फिर हमने देखना शुरू किया कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नाम दे दिया गया, फिर कहा गया कि ये लेटर ऑफ इंटेंट होगा। ये इंटेंसिटी बताती है, जिसका मतलब है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कमिट करने की पोजीशन में नहीं है, वो टाइम बाय करना चाहते हैं और ऐसा नाम देना चाहते हैं जिससे एस्केप की ऑप्शन हो। जैसा कि कहना चाहिए कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है कि किसी वक्त भी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है, और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जज, ज्यूरी और एग्जीक्यूशन प्रेसिडेंट ट्रंप खुद ही होते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह वो कहते हैं कि मैंने रजीम भी चेंज कर दिया ईरान में। दैट मीन्स वो खुद ही एग्जीक्यूट करते हैं एक फैसले को अपनी ओपिनियन पे बेस करके। तो इसीलिए वो आपने देखा कि वो डील की तरफ नहीं जाने, वो किसी एग्रीमेंट की तरफ फॉर्मली नहीं जा रहे, एक टाइम बाय कर रहे हैं। एंड लास्ट बात इसके ऊपर ये है कि तब फिर आपने एक ऑन टॉप ऑफ दैट देखा कि इतने अरसे से मुज़ाकरात चल रहे हैं, डील ऑलमोस्ट क्लोज है, कई दफा वो कह चुके हैं हम मसले हल कर चुके हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि सीज फायर 60 दिनों के लिए एक्सटेंड की जा रही है। जिसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते हैं कि मैं ऐसा कोई करूं कि लोगों को ये फेड वे हो जाए, ये जो क्राइसिस चल रहे हैं लोगों के ऊपर, एक ऐसा मैं सिचुएशन क्रिएट कर दूं जिसके अंदर से बाद में जब सिचुएशन डिलीट हो चुकी हो, मीडिया का फोकस रिलेटिवली कम हो चुका हो, तो मेरे लिए निकलना आसान हो। ये उसकी कोशिश लगती है मुझे। ठीक, ये तो हमने US ईरान डील के हवाले से बात की। मैं कुछ डोमेस्टिक इश्यूज के हवाले से भी आपसे चाहती हूँ कि आप अपना एनालिसिस उस पर दें। बलूचिस्तान, जहाँ पे पिछले कुछ अरसे में हमें एक नया ट्रेंड देखने में आया है कि दहशतगर्दी के लिए, वारदातों के लिए ख़वातीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ट्रेंड हमें तब नज़र आया है जब सो कॉल्ड नाम नेहाद बलोच यकजहती कमेटी, जिसको मैं कहती हूँ कि ये बलोच तो कहना नहीं चाहिए, इसको TYC या DYC, टेररिस्ट यकजहती कमेटी या दहशतगर्द यकजहती कमेटी कहा जाना चाहिए। तो ये जिस तरह से ख़वातीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, बलोच ख़वातीन को, उनको इस्तेहसाल कर रहे हैं, रियासत को, हुकूमत को, मुआशरे को, हम सबको क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, अनफॉर्चुनेट पार्ट यही है कि जब इस तरह की शिकस्त हम देते हैं, अनफॉर्चुनेट पार्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि फिर दुश्मन हमारा प्रॉक्सी ऑप्शन लेता है, और ये वही ऑप्शन नजर आती है। जब हम एक सर्विलेंस बढ़ाते हैं, अपनी स्क्रूटनी बढ़ाते हैं, अपनी जो इंटेलिजेंस को स्प्रेड करते हैं, एक इनपुट लेना शुरू करते हैं, विजिलेंस और इफेक्टिव हो जाती है, तो फिर एक ऐसी ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी की जाती है कि बुनियादी तौर पर रिफ्यूज लिया जाता है, जिस पर आपको पता है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे मजहब में, और खासतौर पर बलूचिस्तान में खवातीन का बहुत एहतराम है। वहाँ आमतौर पर इसकी तलाशी लेना या उनको स्क्रूटनी करना, वेरीफाई करना, बहुत ज्यादा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में वहाँ पे या पुलिस में, वहाँ पुलिस में खवातीन का इतना है भी नहीं उस तरह प्रेजेंस जिस तरह पंजाब और सिंध में है। तो वहाँ ये आसान उनको लगता है कि खवातीन को सामने किया जाए, जैसे मैंने कहा कि एहतराम का हमारे जहन में खवातीन का होता है। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि वो ह्यूमन शील्ड को यूज करते हैं, और खास तौर पर मिलिट्री और इस तरह की गुरिल्ला वॉरफेयर में पूरी दुनिया में, ऑल्दो अनएथिकल भी गुरिल्ला वॉरफेयर होती हैं, टेररिज्म भी होता है, लेकिन उसके अंदर फिर भी एक बहुत थोड़ा सा एलिमेंट ऑफ मोरालिटी रह जाता है। यहाँ वो भी नजर नहीं आ रहा कि खवातीन को ये पोल्यूट किया जाता है ज़हन में। फिर आपने पहले भी देखा था कि कैडेट कॉलेजेस जो है उनको हमला किया जाता था, वहां बच्चे हैं। मकसद क्या था? मकसद ये था कि अगर आने वाली नस्ल
पाकिस्तान के साथ कनेक्टिविटी डेवलप करेगी, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे, हैव एंड हैव नॉट का फर्क कम होगा। तो उसको वो नहीं चाहते थे कि कम हो, इसी वजह से आपने देखा वो ऐसा करना चाहते हैं जिसके अंदर डिप्रीविएशन रहे, सेंस ऑफ बिलोंगिंग कम हो। साथ ही खालिद साहब, हम देखते हैं कि इंटरनेशनल मीडिया हो या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, वो जब सो कॉल्ड कोई जो झूठे प्रोपेगेंडे के तौर पे बलोच मिसिंग खवातीन या उन गुमशुदा लोगों की जो खवातीन को सामने हथियार के तौर पे इस्तेमाल करना हो, उसको बहुत प्रोजेक्ट करते हैं। लेकिन जब इस किस्म की बच्चियां उनका इस्तेमाल करके दहशतगर्दी की वारदातों में इस्तेमाल किया जा रहा हो, उस पर ना तो इंटरनेशनल मीडिया बात करता है, ना इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस बात करती हैं कि ये क्या हो रहा है बलोच खवातीन के साथ दहशतगर्दों के हाथों। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा गरीदा साहिबा, क्योंकि सिलेक्टिव एथिक्स होते हैं। खासतौर पर वेस्ट के आपने देखा, वो अपनी नेशनल इंटरेस्ट पे कन्वर्जेंस देखते हैं कि हमारे साथ कोई है, एक्सप्लॉयटेशन देखते हैं कि कहां पर किस मुल्क को आर्म ट्विस्टिंग की जा सकती है। जहां पर उनके राइट्स हों तो एक खातून या एक बच्ची भी खुदा ना खास्ता मारी जाए तो पूरा दिन चैनल जो है उस पर प्रोग्राम करता है। ईरान में आपने देखा 160 बच्चियां शहीद कर दी गई और उन्होंने सबने इनकार कर दिया कि हमने नहीं मारा, कहा गया खुद ईरानियों ने मारा होगा। ये दूसरी तरफ एथिक्स और मोरालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। मैं आपको एक ऑन द सीरियस नोट, एक अमेरिका में एक मैंने साइन बोर्ड पढ़ा और उसके ऊपर लिखा हुआ था स्पीड लिमिट 25 माइल्स, डेफ चाइल्ड इन द एरिया। अब जरा विजुलाइज करें, मतलब मैं सलाम पेश करता हूं ऐसी सोसाइटी को, लेकिन फिर सलाम मैं अक्रॉस ग्लोब करना चाहूंगा कि वो पूरी दुनिया के बच्चे जहां पे भी डेफ हैं उनके लिए भी वही रिस्पेक्ट रखें, यानी कि वो उस एरिया में गाड़ी की स्पीड कम कर देते हैं। लेकिन मैं को मैं वो नहीं कहूं। बहुत बहुत शुक्रिया कमोडोर खालिद चिश्ती साहब आज प्रोग्राम के लिए। दैट्स अ रैप जी, ये था आज का प्रोग्राम। I'll see you inshallah tomorrow 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफिज।